गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 3 करेंगे इंग्लिश का, विच नेम इज़ ग्लिम्पिजेस ऑफ द पास्ट। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. Here are some pictorial glimpses, यहाँ पर कुछ झलक हैं ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की, फ्रॉम 1757 टू 1857, 1757 से लेकर 1857 तक की हमारे देश की इतिहास की कुछ झलक हैं। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857. These pictures, ये जो pictures हैं and speech bubbles और speech bubble will help, ये सहायता करेंगी clarify your understanding, आपकी समझ को clarify करने में, of the condition that lead to the event known as the First War of Independence in 1857. जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के अंदर हुआ था, उसको जो है समझने में, क्लैरिफाई करने में ये स्पीच बबल्स आपकी हेल्प करेंगी, आपकी सहायता करेंगी। द मार्टियर्स, मार्टियर्स मीन्स योद्धा। ये लता मंगेशकर का एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है जिसमें उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस सॉन्ग है कि ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, ये दिल्ली के अंदर ये फंक्शन जो है वो आयोजित किया गया था। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे देश के, और इंदिरा गांधी ये बैठे हुए हैं। और लता मंगेशकर के द्वारा ये जो है वो पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया गया है। ओ माई कंट्री मैन, लेट यूर आइज फिल विद इट टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टियर्स। ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। द कंपनी कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849, जो कंपनी की जो विजय थी 1757 से लेकर और 1849 तक, जो कंपनी ने जो विजय प्राप्त की थी। विद द सुपीरियर वेपन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। विद इट्स सुपीरियर वेपन, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी, सुपीरियर अच्छे वेपन्स थे उनके पास। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी पावर को एक्सटेंड कर लिया 18th सेंचुरी इंडिया, 18th सेंचुरी तक। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने सुपीरियर वेपन्स की सहायता से जो है वो एक्सटेंड कर लिया अपनी पावर को। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, जो भारतीय जो प्रिंस थे वो शॉर्ट साइटेड थे, वो छोटा सोचते थे, उनकी जो दृष्टि थी वो दूर का नहीं सोचते थे। दैट अपस्टार्ट राजा भाग कॉल द इंग्लिश मर्चेंट दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। एक प्रिंस जो है वो बोल रहा है, वो कह रहा है दैट अपस्टार्ट राजा भा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, किसी दूसरे प्रिंस से उसका झगड़ा हो जाता है तो वो कहता है कि कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, की जो अंग्रेज़ व्यापारी हैं उन्हें बुलाओ, दे विल हेल्प मी, वह मेरी सहायता करेंगे, टू डिफीट हिम, उसको हराने में। किसको हराने में? कोई दूसरा प्रिंस है उसको हराने में मेरी सहायता करेंगे, और जो इंग्लिश मर्चेंट है उनको बुलाओ। क्योंकि राजाओं की आपस में जो अंग्रेज़ों ने है वो फूट डाल दी थी, तो राजा हमारे देश के जो प्रिंस थे वो भी आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगे थे। इंडियन प्रिंसेस ब्रिटिश टेरिटरी, ये इंडियन जो प्रिंसेस थे ये ब्रिटिश टेरिटरी थी, जो ये पिंक कलर के द्वारा जो इंडिकेट किया गया है ये ब्रिटिश टेरिटरी थी, और जो येलो कलर से जो इंडिकेट किया गया है ये इंडियन प्रिंसेस थी। पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट, जो लोगों में किसी प्रकार की कोई पीस नहीं थी, शांति नहीं थी, ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट, क्योंकि लगातार जो है फाइट होती रहती थी, लड़ाइयाँ होती रहती थी।
द रिवेलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, क्योंकि जो भारतीय जो प्रिंस थे उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती रहती थी, वे एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रह रहे थे, तो उनमें रिवेलरीज होती थी। उसने सहायता की ईस्ट इंडिया कंपनी की, एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, और उसने एक एक करके सभी को जो है इंडियन प्रिंसेस को जो है अपने काबू में कर लिया और उनको जो है अपने कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि इंडियन जो प्रिंस थे उसमें आपस में फूट पड़ गई थी और अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया। अ फार सिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, जो मैसूर का राजा था टीपू सुल्तान, वह बहुत ही जो है अच्छा राजा था और जनता की भलाई के लिए उसने बहुत से कार्य किए। फार सिंह, वह दूर का सोचने वाला था, दूरदृष्टि थी उसकी, दूर का सोचता था, उसे पता था कि अंग्रेज़ हमारे देश को लूट रहे हैं। अ फार सिंह रूलर लाइक द ब्रेव, बहुत ही बहादुर जो है ये राजा था टीपू सुल्तान। फोर्ट द इंग्लिश फॉर द ब्रिटिश टिल डाइड फाइटिंग, और वो अंग्रेज़ों से लड़ता हुआ जो था वो मारा गया, क्योंकि उसने अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। अब कई जो राजा थे वो अंग्रेज़ों का जो कार्य करते थे, जो उनका शासन व्यवस्था थी उसमें विश्वास करते थे। तो एक राजा बोल रहा है कि थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद, देयर इज़ पीस इन द कंट्री, हमारे देश के अंदर अब शांति है। नाउ, अब नो मोर वॉर, अब ज़्यादा जो है वो युद्ध वगैरह नहीं हो रहे हैं। एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, और ठग जो है वो लूटमार भी नहीं कर रहे हैं। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, अब ये भारतीय राजा कहते हैं जिनका अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था में विश्वास था कि इट इज़ गॉड, ये भगवान है, हु सेंट द ब्रिटिश, जिन्होंने ब्रिटिश लोगों को हमारे यहाँ भेजा है। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद दैम, अब ये भारतीय राजा बोलते हैं कि हमारा जो भाग्य है वो उनसे जुड़ा हुआ है। किन से जुड़ा हुआ है? अंग्रेज़ों से। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, ये जो इंडियन थे वो इन विजयों पर क्या जो है वो रिएक्ट करते थे। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग, जो वाइट मैन थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने किल्ड मार दिया और डिथ्रोन्ड, या उनको जो है उनको मुकुट उनका छीन लिया, उनको राजगद्दी से जो है वो उतार दिया। राजाओं को, भारतीय राजाओं को अंग्रेज़ों ने या तो मार दिया या उन्हें उनकी राजगद्दी से उतार दिया, डिथ्रोन्ड कर दिया उन्हें। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे। बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, माना कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे लेकिन वो हमारी लैंड से तो बिलोंग करते थे, वो हमारी मातृभूमि से तो थे, हमारे देश के तो रहने वाले थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर, अब ये कह रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि अब जो है हम दास बन गए हैं इन फॉरनर्स के, ये जो फॉरनर हमारे देश में आए हैं इनके स्लेव बन गए हैं हम। ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836, जो ब्रिटिश रूल था 1765 से 1836। रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडिया लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, जो रिलीजियस लीडर थे वो प्रचार करते थे आइडियाज़, किस प्रकार के आइडियाज़ का प्रचार करते थे, लाइक अनटचेबिलिटी, छुआछूत, एंड चाइल्ड मैरिज, और बाल विवाह जो है उसका प्रचार करते थे जो रिलीजियस लीडर थे। एनी वन हु क्रॉसेज द सी लूजेज हिज रिलीजन, और ये विश्वास करते थे कि कोई भी समुंदर को पार करता है तो वो जो है अपना धर्म को खो देता है, यानी उसका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाता है। और दिस इज़ नॉट गुड, कि कोई भी आदमी अगर समुंदर को पार करे तो ये उसके धर्म के खिलाफ होता है, ऐसा विश्वास किया जाता था। और रिलीजियस लीडर के द्वारा इस प्रकार का प्रचार करके लोगों को जो है वो मिसगाइड किया जाता था। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन, वो सोचते थे कि जितनी भी मिजरी हैं वर्ल्ड के अंदर वो वुमेन की कारण है, महिलाओं के कारण है। इस प्रकार की थिंकिंग जो थी उस टाइम पर थी। ये रिलीजियस लीडर ये इस प्रकार की बातों का प्रचार करते थे और लोगों में अंधविश्वास जो है वो फैलाते थे। द ट्रूथ वाज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न देम,
द ट्रूथ वाज दैट, सच्चाई यह थी दैट कि इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, कि इंडियन ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी थी, अपना आत्मसम्मान खो दिया था। द ब्रिटिश क्रोन्ड दैम, और जो ब्रिटिश लोग थे वो उनका शोषण करते थे, उन्हें दबाते थे, स्क्रोन्ड करते थे उन्हें। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो मर्चेंट के रूप में भारत में आए थे, व्यापारी थे, तो वे क्विक प्रॉफिट चाहते थे, तुरंत लाभ चाहते थे। दे हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर टू अबेंडन देयर फील्ड्स, और उन्होंने किसानों पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिया, जिनके कारण जो किसानों ने है वो अपनी ज़मीन खो दी। देर हैवी टैक्सी, जो भारी जो है टैक्स लगा दिए किसानों पर उन्होंने, और इस कारण से उनकी ज़मीनें चली गई किसानों की। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, तो एक किसान कहता है बट लेकिन योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, कि आपके आदमी मेरी सारी फसल ले गए। यू आर स्टिल इन एरियर्स, तो इंग्लिश मैन बोलता उसे यू आर स्टिल इन एरियर, कि आप पर अभी भी बकाया है, अभी भी आपका जो है वो कर्जा बचा हुआ है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, और अगले सप्ताह तक अगर आपने इसको पे नहीं किया, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं आपको जेल भेज दूंगा। इस प्रकार से वाइट मैन रिस्पॉन्स देता है फार्मर्स को कि आपका अभी भी बाकी है और नेक्स्ट वीक तक अगर आपने पे नहीं किया तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। इस प्रकार से अंग्रेज़ भारतीयों का शोषण करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, जो अंग्रेज़ थे वो विश्वास करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, अंग्रेज़ कहते थे कि जो नेटिव हैं, ये जो यहाँ के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के जो नेटिव हैं, अनवर्दी वो अयोग्य हैं, इनकेपेबल हैं, ऑफ ट्रस्ट भरोसे के, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और उनके अंदर ईमानदारी का गुण नहीं है, वे ईमानदार भी नहीं है और उन पर किसी प्रकार का कोई विश्वास भी नहीं किया जा सकता। ट्रू यू आर ऑनेस्ट बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन जो भारतीय राजा थे वो भी जो है कुछ अंग्रेज़ों का साथ देते थे। तो एक भारतीय राजा कहता है ट्रू, आप सच कह रहे हो, यू आर ऑनेस्ट बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। वैसे अंग्रेज़ों से बोल रहा है तो इट मीन्स कि भारतीय राजा भी, कुछ राजा ऐसे थे जो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट, तो अभी भी जो ब्रिटिश थे उन्होंने ऐसे मेथड, ऐसे तरीके खोजे जिनसे उनको और ज़्यादा प्रॉफिट मिले और ज़्यादा फ़ायदा उनको मिले। इनविटेबली फेमाइन्स फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836, 15 लाख इंडियन डाइड टू ऑफ स्टारवेशन। 1822 से लेकर 1836 के बीच में जो है वो अकाल पड़ा, जिसके कारण 15 लाख जो भारतीय थे वो भूख से मर गए। तो इस प्रकार से जो इनएविटेबल जो फेमाइन था, जो अकाल आया था, उसके कारण 15 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी भूख के कारण। ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस, जो ब्रिटिश पॉलिसी, जो ब्रिटिश लोगों की जो पॉलिसी थी, जो नीति थी, रूइंड, वो जो उन्होंने जो है वो विनाश कर दिया, उनको उजाड़ दिया। एक्सपर्ट को, जो हमारे देश के आर्टिस्ट थे, और जो बिजनेसमैन थे हमारे, उनके बिजनेस को और आर्टिस्टों को जो है उनको रूइंड कर दिया, यानी कि उनका पतन जो है इन्होंने कर दिया, उनको उजाड़ दिया, उनके बिजनेस को जो है इन्होंने विफल कर दिया। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. The goods manufactured in England should not have any import duty. जो सामान जो है इंग्लैंड से मंगाया जाता भारत में, उस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी। when brought into India, जब उसे बाहर लाते तो उस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी, क्योंकि इससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा होता था। A good idea. ईस्ट इंडिया कंपनी लॉ बिगेन टू क्रिपल द इंडियन इंडस्ट्रीज, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कानून थे उन्होंने भारतीय उद्योगों को क्रिपल कर दिया, उनको एक प्रकार से जो है वो अपंग कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। भारतीय जो कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के थे उन्होंने।
राम मोहन राय 1772-1833। राजा राम मोहन राय जो था वो एक लर्न पर्सन थे, वेल एजुकेटेड पर्सन थे। तो उनके क्या विचार थे? 1772 से 1833 तक उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हमारे देश में। राम मोहन राय आर लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, ये बंगाल से थे, एक वेल एजुकेटेड आदमी थे, लर्न पर्सन थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, वो समझते थे कि हमारे देश के साथ क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, और एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट। तो राजा राम मोहन राय जी कहते हैं कि हमें जो है इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए, हमारा जो एंशियंट कल्चर था वो बहुत महान था। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, और हमारी उपलब्धियां बहुत ज़्यादा थी, ग्रेटर थी। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशन हैव बीन रूनिंग अस। वो कहता था कि हमें अपने समाज के अंदर सुधार करना चाहिए, सोसाइटी के अंदर, और जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है, उन्होंने हमें जो है वो नष्ट कर दिया है, हमारे को अव्यवस्थित कर दिया है, हमारे को उजाड़ दिया, रूनिंग कर दिया है। ही टोल्ड इज वाइफ उमा, उसने राजा राम मोहन राय ने अपनी पत्नी उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर, कि जब काऊ जो होती हैं, गायें जो होती हैं, वो अलग अलग कलर की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन उनका जो मिल्क का जो कलर होता है वो सेम होता है, दूध का जो रंग होता है वो एक जैसा होता है। डिफरेंट टीचर हैव डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग जो टीचर्स हैं, जो लर्नड पर्सन है, एजुकेटेड पर्सन है, उनके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, लेकिन हर एक धर्म का जो सार होता है वो एक जैसा होता है। अलग अलग जो रिलीजन लीडर हैं, अलग अलग जो रिलीजन है, उनके अलग अलग जो है वो विचार हो सकते हैं, लेकिन उनका सार सभी धर्मों का एक जैसा होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, जो राजा राम मोहन राय जी थे वो साइंस और आधुनिक जो ज्ञान था उससे अट्रैक्टेड थे, वे आकर्षित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, वो कहते थे कि जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए। ही क्रॉस द सी, उन्होंने समुंदर पार किया। एंड वेंट टू इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड गए टू सी, यह देखने के लिए, व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि ब्रिटिश लोगों को किस चीज़ ने पावरफुल बनाया है, शक्तिशाली बनाया है। देयर ही टोल्ड दैम, वहाँ पर उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर, कि हमने आपको शासक के रूप में हमने स्वीकार किया आपको। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, और आपको भी हमें, हमारी प्रजा को आपने भी स्वीकारना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आपको अवश्य याद रखना चाहिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी और रूलर आउंस टू इज सब्जेक्ट, कि एक रूलर जो होता है, एक शासक की अपनी प्रजा के प्रति क्या जिम्मेवारियाँ होती हैं, उसको भी आपने ध्यान में रखना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर, उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड दैम इन 1823, लेकिन जो संदेह करते थे जो अंग्रेज़, उन्होंने उसको बंद कर दिया न्यूज़पेपर को 1823 में, क्योंकि वो अंग्रेज़ों जो शोषण करते थे भारतीयों का उसके बारे में लिखते थे, तो अंग्रेज़ों ने उनके इस न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध लगा दिया। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियन, तो लगातार जो ब्रिटिशर थे वो भारतीयों का शोषण करते रहे। इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन एक्ट, उन्होंने रेगुलेशन पास किया एक। थर्ड, अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, कि किसी भी इंडियन को जेल में जो है वो जेल हो सकती है, जेल में डाला जा सकता है बिना किसी ट्रायल के। तो इस प्रकार से एक रेगुलेशन उन्होंने पास किया कि बिना ट्रायल के किसी भी भारतीय को जो है जेल में डाला जा सकता है। कोर्ट में किसी प्रकार की कोई बहस नहीं होगी, कोई ट्रायल नहीं होगी, और उसको जो है आप जेल में डाल सकते हो। इस प्रकार का एक कानून उन्होंने बनाया, एक रेगुलेशन बनाया। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरी एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस, जो ब्रिटिशर थे वो अच्छी जो है वो सैलरी ले रहे थे, और उनके बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से जो है वो चल रहे थे, क्योंकि वो अपने फ़ायदे का सोचते थे। In by 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupee to India,
बाई 1829 तक ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड, जो ब्रिटेन से जो है वो सामान आता था भारत में, वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। तो उन्होंने जो है वो 7 करोड़ रुपये यहाँ से भारत से जो है वो कमाए 1829 के अंदर, क्योंकि वो वहाँ से सामान तैयार करके भारत के अंदर उसको बेचते थे। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम, द बॉन्स ऑफ कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, कि जो वेवर्स थे वहाँ जो बुनकर थे उनकी जो है हड्डियाँ दिखाई देने लगी थी, वे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और उनके जो काम थे उनको अंग्रेज़ों ने जो है वो डिस्टर्ब कर दिया था, उनको बेरोज़गार कर दिया था और उनके कार्य के अंदर वे बाधा डाल रहे थे। द ब्रिटिश प्रोस्पेर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्री बिगेन टू डाई, जो ब्रिटिश लोग थे वो फल फूल रहे थे और लूट रहे थे लोगों को, भारतीयों को, और जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे जो है वो उनका पतन हो रहा था। इस प्रकार से जो है अंग्रेज़ों ने जो है वो भारत को लूटा। सो फ्रेंड, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड वी विल कंप्लीट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।